स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल के जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा सा हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आप इसमें एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत संस्था, व्यक्तिक विशेष की बात करते हैं। स्टडी ऑफ पर्टिकुलर भी कहते हैं। जहाँ एक और हम माइक्रो में एक व्यक्ति विशेष या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स या समूह का अध्ययन करते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो जो वर्ड लिया गया है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है कॉम्प्रिहेंसिव या होल या लार्जर, यानी बहुत विशाल एक क्षेत्र है, आप उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज और स्टडी इन विच यूनिट्स रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी आर स्टडी, यानी हम एक अर्थव्यवस्था की समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समग्र इकाइयाँ, जैसे हम बात करते हैं कि आय, अगर हम इनकम की बात करते हैं तो पूरे देश की इनकम की बात कर रहे हैं। यदि हम किसी एक व्यक्ति की इनकम का एनालिसिस करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगा, यानी माइक्रो का। लेकिन एग्रीगेट्स या समूह की इकाइयों का हम बात करते हैं जिसमें हम शहर या पूरे एक देश के व देशवासियों की आय का अध्ययन करते हैं, तो वो विषय हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। तो छोटी इकाइयाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो में हम एग्रीगेट्स और बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। और इसमें हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी समष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें हम नेशनल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, जनरल कॉस्ट और इन सब का हम अध्ययन करते हैं, यानी समग्र इकाइयों का। यदि हम किसी एक पेड़ की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है, लेकिन समस्त जंगल की अगर बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक विषय हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को मेथड ऑफ स्लाइसिंग भी कहते हैं, जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को मेथड ऑफ लंपिंग कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ते हैं कुछ इनकी परिभाषाएं, जिसमें परिभाषाओं में प्रमुख थे प्रोफेसर चैम्बरलिन। प्रोफेसर चैम्बरलिन कहते हैं द मैक्रो मॉडल डील्स विद एग्रीगेट रिलेटिव्स। एग्रीगेट रिलेटिव्स के बीच में ये अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसी के बाद प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग है, और वो के.ई. बोल्डिंग अपनी परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच बट विद एग्रीगेट्स ऑफ देयर क्वांटिटीज़, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं है, मात्राओं का अध्ययन नहीं है, जबकि ये समग्र इकाइयों का अध्ययन है। फिर वो कहते हैं नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, एक व्यक्ति की आय के बारे में बात नहीं होती है, जबकि समस्त देश के बारे में बात होती है। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक वस्तु विशेष की कीमत की अध्ययन नहीं होता है, जबकि एक जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य कीमत का अध्ययन होता है। वही नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल आउटपुट, एक इंडिविजुअल आउटपुट से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आउटपुट से। तो प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग अपनी परिभाषा में इंडिविजुअल और एग्रीगेट्स के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं पढ़ लें। और विशेषताओं में है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और बिगर ग्रुप ऑफ एवरेज ऑफ इन इकोनॉमी आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम विशेषताओं में बड़ी जो समूह है, सामान्य अर्थशास्त्र है, इसका अध्ययन करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम और कॉम्प्रिहेंसिव वेरिएबल आर स्टडीज इन इट, कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम्स को स्टडी करते हैं। ऑल मैक्रो वॉल्यूम्स आर म्यूचुअली रिलेटेड दैट ऑन चेंज इन वन ऑफ देम ऑफन चेंजेस विल नॉट अकर इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द अदर वॉल्यूम ऑल्सो। इस प्रकार उन्होंने इक्विलिब्रियम के माध्यम से भी इसको समझाया।
माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं माइक्रो, क्योंकि अगर हम माइक्रो को, अगर मैंने आपको स्पष्ट किया कि मेथड ऑफ स्लाइसिंग और मेथड ऑफ लंपिंग, यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे टुकड़े में काट दें यानी स्लाइसिंग कर दें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हर जो टुकड़ा होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यदि हम उन सभी छोटे टुकड़ों को एक लंपिंग कर दें यानी उनको जोड़ दें, घेरा बना दें, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या विषयों को शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहला जो विषय होता है वो जनरल प्राइस होता है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड है, से मतलब एक उसका अंग है। तो जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी डिसाइड करता है। प्राइस कम हो जाना, प्राइस का बढ़ जाना, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को यूज़ करता है। अगर जनरल प्राइस लेवल में कमी आ जाती है तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन होती है जो पूरी एक समग्र अर्थव्यवस्था में होती है। इसके बाद मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में हम आय का वितरण और मजदूरी, लाभ इत्यादि जो विषय हैं राष्ट्रीय आय, वो इसी में हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में पढ़ते हैं। इसके बाद है इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आपने कभी सुना होगा जॉन मेहनार्ड किन्स की जो बुक है जो आपकी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है, वो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक अंग है, जिसमें हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो इनकम होती है, वो कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, टोटल डिमांड वगैरह से वो किस प्रकार से रिलेटेड है। एक्सीलरेशन होता है। इसके बाद है थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। जो मुद्रा और मुद्रा से संबंधित व्यवसाय बैंकिंग है, क्रेडिट सिस्टम है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंस है और प्रिंसिपल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग है, ये सभी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और जो स्कीम है, टोटल ग्रोथ है, नेशनल इनकम है, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल। देखिए, ट्रेड साइकिल ये होता है कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ट्रेड साइकिल आता है। ट्रेड साइकिल मतलब होता है कि फेजेस, और वो फेजेस होते हैं जैसे डिप्रेशन हुआ, बूम हुआ। तो अर्थव्यवस्था में कई बार हम जब प्रोडक्शन करते हैं यानी ट्रेड जो बनाते हैं, तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, उसका बूम आता है और बूम आने के बाद वो उसका रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हम ट्रेड साइकिल के जो पढ़ेंगे वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि अचानक ही जैसे नाइक शूज़ था या नाइक शूज़ है, उसका एक पर्टिकुलर ब्रांड मार्केट में आया तो उसका एकदम बूम आएगा और धीरे धीरे वो रिसेशन की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब नए इनोवेशन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए क्या करेंगे कि जैसे जैसे उसकी सेल में कमी होगी, पहले बूम में तो बढ़ जाएगी और जब धीरे धीरे कमी होगी तो उसके बाद वापस नाइकी अपना प्रोडक्शन और इनोवेशन करेगा, फिर वापस वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, तो उससे उसकी सेल में बूम आएगा। फिर वापस वो प्रोडक्ट जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे डिप्रेशन वाली स्थिति आती जाएगी। इसी प्रकार है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं कि एक मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से किस प्रकार से चेंजेस होंगी। एक्सचेंज कंट्रोल होता है ट्रूली, मतलब। इसके बाद है थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो हमारा होता है वो पब्लिक फाइनेंस 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है: पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक टैक्स। ये चारों जो पॉइंट हैं, पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक टैक्स, इसमें सरकार द्वारा किस प्रकार से खर्चा किया जाता है पूरे समस्त देश पर, ये विषय पब्लिक फाइनेंस हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
देखिए, मैक्रोस्टैटिक वो अवस्था है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द होल इकोनॉमी इज स्टडीड इन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, कोई भी जो देश होता है उसका दो पार्ट इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, एक सी और एक दूसरा है आई। यहाँ सी का मतलब होता है कंजम्पशन और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो यदि ये देखा जाए तो इसकी इक्वेशन आपने पढ़ी भी होगी, वी वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई, अर्थात कि आय के दो भाग हैं, एक तो कंजम्पशन है और दूसरा इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को हम आई इक्वल्स टू एस कर देते हैं, तो ये मानकर चला जाता है कि जो हमने जो बचाया था, जो सेविंग था, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसीलिए यहाँ जब पहली अर्थव्यवस्था में देखिए इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए, ई पॉइंट पर बनाए रखने के लिए सबसे पहले देश में कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है। फिर कंजम्पशन के बाद जो इन्वेस्टमेंट सेविंग बचती है, उस सेविंग को हम लगाते हैं, तो उससे सी प्लस आई हो जाता है। क्योंकि हम सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो सी प्लस आई होगा। अगर इक्विलिब्रियम यानी संतुलन को बनाए रखने में, यानी आय के संतुलन को बनाए रखने में उपभोग और इन्वेस्टमेंट के साथ बनाए रखने में अगर कोई कमी होती है, तब सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। तो इससे हमारी जो इक्वेशन हो जाती है वो सी प्लस आई प्लस जी हो जाती है। इस प्रकार से संतुलन को बनाए रखा जाता है। तो ये मैक्रोस्टैटिक का है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रोडायनेमिक की। मैक्रोडायनेमिक के इस डायग्राम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से नया इक्विलिब्रियम बनता है। यहाँ दो इक्विलिब्रियम है, एक ई है और एक ई वन है। यदि अगर आप पहले वाले डायग्राम को देखेंगे तो उसमें मैक्रोस्टैटिक का डायग्राम आपके सामने आया है, जहाँ पर ई पॉइंट लिखा है, जहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी है, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। वहीं इस डायग्राम के अंदर हमारा ई पॉइंट पर वही पोर्शन है, सी प्लस आई प्लस जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि और अधिक मात्रा में अगर हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है तो इनकम बढ़ानी पड़ती है, तो इनकम बढ़ने से हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। इससे हमारा जो ई इक्विलिब्रियम है, अब वो नए इक्विलिब्रियम ई वन की तरफ आ जाता है। इसी प्रकार इसका तीसरा जो पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक का, वो होता है कंपैरेटिव मैक्रोस्टैटिक। इन इट सेवरल इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक आर कंपेयर्ड। इसमें हम अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ कंपेयर किया जाता है। ये हमारे एक बुक का छोटा पार्ट था। तो माइक्रो और मैक्रो का आज हमने पार्ट किया। अब आगे हम इसकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड और इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।